हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीएल लर्नर्स में। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो इससे पहले भी हम कई सारी क्लासेस कर चुके हैं जिसमें हम जो भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनके बारे में हमने उसमें डिस्कस किया था। और आज की क्लास में भी हम जीके के हर एक सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिन पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप कोर्स से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। और ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपको देखने को मिलेंगे। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साथ ही साथ स्टैटिक, जीके और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, जजिया कर किस पर था। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो जजिया टैक्स है, जजिया कर है, ये किस पर लगाया गया, मुस्लिमों पर, गैर मुस्लिमों पर, या दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो जजिया टैक्स की प्रथा है ये हमारी रिलेटेड है किससे, मेडिवल हिस्ट्री से बेसिकली रिलेटेड है। और इसमें ये जो जजिया कर लगाया जाता था, ये लगाया जाता था केवल और केवल गैर मुस्लिमों पर। यानी जो मुस्लिम के अलावा अन्य धर्म से रिलेट करते थे तो उनके ऊपर ये कर उनको देना होता था, ये कर लगाया जाता था। और यहाँ पर इस कर की अगर हम बात करें तो जब अकबर का शासन आया था तो इस कर को पूरी तरीके से हटा दिया गया था। यानी तब जजिया कर नहीं लगता था। लेकिन फिर उसके बाद में जो अन्य शासक आए उससे रिलेटेड, यानी कि मेडिवल हिस्ट्री में ही अकबर के बाद जो शासक आए जिनमें आपका है औरंगजेब। और औरंगजेब का जब शासन आता है तो इसने दोबारा से इस जजिया कर को इम्प्लीमेंट कर दिया। और फिर उसके बाद जब जहांदार शाह के द्वारा इसे पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार से इसका क्रम रहा, कभी इसको लगाया गया, कभी हटाया गया। तो हटाने का जो श्रेय है वो अकबर को जाता है, जो कि एक मुस्लिम शासक था। और उसके अलावा फिर से इसको लगाया था औरंगजेब ने, जो एक कट्टर मुस्लिम शासक था। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर याद रखना है। अभी हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, कौन सा भक्ति संत शिवाजी का समकालीन था। तो शिवाजी जो कि एक, तो इनके समकालीन कौन सा भक्ति संत था, यानी कौन से संत थे जो इनके समकालीन थे। तो इनमें अगर हम बात करें तो इनमें नाम आता है यहाँ पर तुकाराम का। तो जो तुकाराम भक्ति संत से रिलेटेड है, यही यहाँ पर शिवाजी के समकालीन थे। और उसके अलावा बात करें अगर हम जो भी हमारे तमिलनाडु वाले इलाके में आपको दो टाइप के संत देखने को मिलते हैं, एक हैं नयनार और एक हैं अलवार। तो नयनार और अलवार दो यहाँ पर आपको संत देखने को मिलेंगे। जो नयनार होते हैं ये आपके भगवान शिव के उपासक होते हैं और अलवार भगवान विष्णु के उपासक होते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, नयनार अलवार से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर का उपयोग इनमें से किसके मापन के लिए किया जाता है। तो देखिए दो हमारे यंत्र होते हैं, एक है हाइग्रोमीटर और एक है हाइड्रोमीटर। तो देखिए यहाँ पर जो डिफरेंस है वो है डी और जी का। तो डी और जी का केवल यहाँ पर फ़र्क है। और ये जो हमारा नापता है हाइग्रोमीटर, वो नापता है यहाँ पर सापेक्षिक आर्द्रता को। और जो हाइड्रोमीटर होता है ये आपका घनत्व को मापता है। तो देखिए घनत्व को हम डिनोट करते हैं डी से। तो जिस नाम में आपको डी मिले वो आपका घनत्व को मापने के काम आता है। और जिसमें जी है वो आपका सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के काम आता है। और वायु दाब की बात करते हैं तो यहाँ पर इसको मापने का जो यंत्र है वो है हमारा बैरोमीटर। तो बैरोमीटर की सहायता से हम क्या मापते हैं, हम वायु दाब को मापते हैं। यानी जो हमारा एटमॉस्फियर प्रेशर होता है उसको हम यहाँ पर मापते हैं। तो ये तीनों यंत्र आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। तो देखिए बात की जा रही है यहाँ पर नाना साहब की। और नाना साहब की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो संबंध रहा है कानपुर से बेसिकली हमको देखने को मिलता है। और 1857 की क्रांति में इन्होंने यहाँ पर नेतृत्व भी किया था। यानी अलग अलग जगह से जब क्रांति हुई तो अलग अलग लोग उठ कर आए और उनमें एक नाम आता है नाना साहब का। तो नाना साहब पेशवा के नाम से भी जाना जाता है। और ये बालाजी बाजीराव को ही हम क्या कहते हैं, नाना साहब कहते हैं। दोनों पंत भी इनका एक अन्य नाम यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र आयोजित किया गया था
यानी कहाँ पर आयोजित किया गया था, उस स्थान का आपको नाम बताना है। तो देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो 1885 में इसका यानी हम ये कह लें गठन किया गया, यानी संगठन किया गया, गठन किया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बनाया गया 1885 में। तो इसका जो फर्स्ट सेशन है वो यहाँ पर 1885 में ही हुआ, और वो कहाँ हुआ, वो हुआ था बम्बई में। तो जो वर्तमान में हमारी मुंबई है उसे ही पहले क्या कहा जाता था, बम्बई कहा जाता था। और वहीं पर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र है वो वहाँ पर आयोजित किया गया था। और दूसरे सत्र की अगर हम बात करें तो 1886 में दूसरा सत्र, 1887 में तीसरा सत्र मद्रास में, और 1888 में इलाहाबाद में चौथा सत्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजित किया गया। और जो पहला सत्र हुआ था मुंबई में, और यहाँ पर जो अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी। तो WC बनर्जी को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला क्वेश्चन है रेडियम का रेडियोधर्मी क्षय पैदा करता है। तो देखिए यहाँ पर यू होगा, यानी यूरेनियम का जो रेडियोधर्मी क्षय है वो क्या पैदा करता है, आर्सेनिक, विस्मत, लीड, यानी कि ये लेड है आपका, जिसे हम PB से डिनोट करते हैं। तो कौन सा रेडियोधर्मी क्षय यहाँ पर प्राप्त होता है, तो 92 यूरेनियम 235 का जब विखंडन होता है तो इससे हमको प्राप्त होता है यहाँ पर PB, यानी कि लेड। सही आंसर होगा PB या लेड। तो ये हमारा यूरेनियम का रेडियोधर्मी क्षय है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, और गैलेना इसका एक अयस्क भी हो जाता है जो कि PB से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है अजरबैजान की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर उसकी जो कैपिटल है उस कंट्री की वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बाकू। तो जो बाकू है ये अजरबैजान की आपकी राजधानी है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सारनाथ में शेर किस राजा के पास है। तो देखिए सारनाथ का जो संबंध है ये हमारा आता है बेसिकली बौद्ध धर्म से। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है सारनाथ, क्योंकि यहीं पर जो प्रथम उपदेश है वो दिया था भगवान बुद्ध ने। तो इसलिए ये स्थान आपका फेमस है प्रथम उपदेश के कारण। और यहाँ पर जो आपको संग्रहालय मिलेगा सारनाथ में, वहाँ पर आपको रखा हुआ मिलेगा एक शेर। हम ये कह लें सारनाथ में शेर का बेसिकली मतलब है, आप देखते हैं जो हमारा प्रतीक चिन्ह है उसमें भी आपको शेर देखने को मिलेगा। तो ये रिलेटेड है आपका राजा अशोक से। तो अशोक ने यहाँ पर बौद्ध धर्म का काफ़ी बड़े पैमाने पर प्रचार किया, अपने पुत्र और पुत्री को भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। और आफ्टर कलिंग वार, यानी कलिंग के युद्ध के बाद ही अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी एक बड़े पैमाने पर अशोक ने यहाँ पर किया था। और जो थर्ड बौद्ध संगीति है उसका आयोजन भी अशोक के द्वारा ही किया गया था। तो जो सारनाथ में शेर है वो रिलेटेड किससे है, वो आपका अशोक से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है कथकली किस राज्य में प्रचलित लोक नृत्य है। तो लोक नृत्य कहें या इसे ही हम क्लासिकल डांस फॉर्म कहें, शास्त्रीय नृत्य कहें, वो भी हमारा कथकली, जो कि आपका केरल से रिलेटेड है। और इसके अलावा केरल में एक और शास्त्रीय नृत्य हैं, टोटल हमारे 8 हैं, और इनमें है सभी आपके पूछे जाते हैं। इनमें है आपका मोहिनी अट्टम, तो ये आपका एक हो गया कथकली, दोनों ही केरल में। और आपके उड़ीसा में कौन होता है, उड़ीसी, और मणिपुर में मणिपुरी। तो ये आपके शास्त्रीय नृत्य हो गए। उसके अलावा बात करते हैं हम तमिलनाडु की, तो यहाँ पर आपका होता है भरतनाट्यम। उसके अलावा बात करें अगर हम आंध्रा की, तो यहाँ पर होता है कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। 2 ये हो गए आपके, और 4 ये हो गए, 4 2 6। और उसके बाद जो असम है वहाँ का आता है सत्रिया, और उत्तर भारत का यानी कि नॉर्थ इंडिया का जो मेन अगर हम बात करें तो वो है कथक। तो ये हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हो गए जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछा जाता है। तो ये आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा सहायक संधि आरंभ की गई। तो यहाँ पर एक पैक्ट की बात की जा रही है, संधि की बात की जा रही है, वो किसके द्वारा आरंभ की गई जो कि सहायक संधि है। लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड एमहर्ट। तो सही आंसर यहाँ पर होगा लॉर्ड वेलेजली। तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा ही ये नीति, जिसे सब्सिडियरी अलायंस की नीति कहा जाता है, सहायक संधि कहा जाता है, उसको इसकी शुरुआत की गई। तो इस संधि में होता क्या था कि जो भी
प्रांत थे या जो देसी रियासतें थी उन पर अंग्रेज़ों का क्या कहना था, हम आपकी रक्षा करेंगे, हम आपके यहाँ जो भी सेना होगी वो भेजेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। और फिर उसी माध्यम से वो अपना विस्तार करते थे, साम्राज्य विस्तार करते थे और उस एरिया को अपने कब्जे में ले लेते थे। तो ये नीति सहायक संधि यानी एक प्रकार से संधि थी। और इसमें सबसे पहले कौन शामिल हुआ था? सबसे पहले शामिल हुआ था हैदराबाद। इसके अलावा एक आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति थी जो कि लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी कि आप किसी भी पुत्र को गोद नहीं ले सकते। वो जो आपका प्रांत है वो किसके यानी किसके अधीन हो जाएगा? अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है, चूना पत्थर किस उद्योग द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक कच्चा माल है? तो देखिए, चूना पत्थर का उपयोग बेसिकली हम करते हैं सीमेंट को बनाने में, जिसमें आपका जिप्सम का यूज भी किया जाता है। तो जिप्सम हो, चूना पत्थर हो, इन सभी का यूज किया जाता है यहाँ पर सीमेंट को बनाने के लिए। तो सीमेंट के लिए ये एक कच्चा माल हो जाता है यानी कि रॉ मटेरियल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की है? तो देखिए, मनसबदारी प्रणाली की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत करने का श्रेय जाता है अकबर को, क्योंकि अकबर के जो 9 रत्न थे उनमें मनसबदार भी हुआ करते थे और इनमें ही थे मान सिंह। मान सिंह जो कि एक राजपूत शासक थे और ये अकबर के दरबार में क्या हुआ करते थे? मनसबदार हुआ करते थे। और अकबर से रिलेटेड कुछ और बातें आपको याद रखनी। 1576 में एक युद्ध लड़ा गया जिसे हम हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जानते हैं, अकबर और हेमू के बीच में। तो ये सॉरी अकबर और यहाँ पर महाराणा प्रताप के बीच में ये युद्ध हुआ था और महाराणा प्रताप ने यहाँ पर अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसे हम हल्दी घाटी का बैटल कहते हैं। और यहाँ पर बात करें अगर हम अकबर से रिलेटेड और भी चीज़ों की, तो अकबर के ही दरबार में थे अबुल फजल, जिन्होंने क्या लिखा है? अकबरनामा की रचना की है और आईने अकबरी। तो आईने अकबरी हो, अकबरनामा हो, इसको किसने लिखा है? अबुल फजल के द्वारा ही। ये जो हम ये कह लें, ये जो बुक्स हैं या ये जो जीवनी है ये किसकी, यानी कि अकबर की जो जीवनी है, अकबरनामा में ही अकबर के जो कार्य हैं वो देखने को मिलते हैं। ये लिखे हैं अबुल फजल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो लाल मिट्टी की अगर हम बात करें, रेड सॉइल की बात करें, तो ये आपको देखने को मिलेगी दक्कन के पठार का पूर्वी और दक्षिणी भाग। तो जो हमारा दक्कन का प्लेटी है, झारखंड और भी यानी कई सारे राज्यों में ये बेसिकली फैला हुआ है। और इसका जो पूर्वी भाग है यानी कि ये वाला भाग और ये वाला भाग, पूर्वी और दक्षिणी भाग में आपको लाल मिट्टी यानी कि रेड सॉइल देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, विश्व महासागरों के बीच कौन सा महासागर व्यापक महाद्वीपीय शेल्फ है? यानी कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ की यहाँ पर बात की जा रही है। तो कौन से महासागर में हमको देखने को मिलता है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर सही होगा ये होगा आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर जो कि आपका साइबेरिया वाले इलाके में देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या है, सबसे व्यापक या सबसे बड़ी जो महाद्वीपीय शेल्फ है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और फिशिंग एरिया अगर हम बात करें कहाँ पर ज़्यादा होता है, तो ये होता है जहाँ पर वार्म करंट और कोल्ड करंट का मिश्रण होता है, वहाँ पर हमारा बेसिकली फिशिंग एरिया होता है। फिशिंग एरिया हमको वहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के लिए कौन सा पैरामीटर है? यानी जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हो रही है कि नहीं, इसको देखने के लिए कौन सा पैरामीटर यहाँ पर ज़रूरी होता है? तो देखिए, ये आर्थिक विकास है यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इसका जो पैरामीटर है वो अलग होगा। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जीडीपी के मापन की, तो वो हमारा राष्ट्रीय आय से रिलेटेड है। यानी उसके जो मापने का पैरामीटर है जीडीपी के मापने का, वो हमारा राष्ट्रीय आय की सहायता से हम उसे नापते हैं। और यहाँ पर बात करें अगर हम, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रति पूंजी मौद्रिक आय। यानी कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, इससे हम अंदाज़ा लगाएंगे किसका, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, यानी आर्थिक विकास। यहाँ पर इसके लिए ये पैरामीटर है। आर्थिक वृद्धि की अगर हम बात करते हैं, ग्रोथ की, तो जब भी यहाँ पर आ जाए आपका इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड, वो हम मापते हैं किससे, जीडीपी से। तो वो हमें जीडीपी से देखने को मिलता है। तो दोनों ही पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं।
अगला क्वेश्चन है, चीन किस भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो आपको बताना है नहीं करता है, यानी किसके साथ सीमा साझा नहीं करता, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो HAUS, जो चाइना है वो बॉर्डर आपका शेयर करता है। HAUS 4 आपको वर्ड याद रखने हैं। ये हो गया आपका हिमाचल, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया आपका उत्तराखंड, और ये हो गया सिक्किम। तो यहाँ से जो चाइना की बॉर्डर है वो आपकी स्पर्श करती है। तो अरुणाचल प्रदेश भी है, सिक्किम भी है, हिमाचल भी है। सही आंसर होगा बिहार, यानी बिहार के साथ चीन अपनी सीमा साझा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, नालंदा महाविहार का जो निर्माण है किसने शुरू किया था? देखिए, नालंदा महाविहार है, नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जिसे जाना जाता है, ये आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी है। और बात करें अगर हम इसकी, तो इसके अब केवल अवशेष ही बचे हुए। ये आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका बिहार में स्थित है। और उसके अलावा क्योंकि बख्तियार खिलजी, जो कि खिलजी वंश का शासक था, बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको जलवा दिया गया था नालंदा विश्वविद्यालय को, और ये कई महीनों तक जलता रहा क्योंकि बहुत सारी इसमें किताबें थी। और बहुत सारे जो आपको विदेश यात्री देखने को मिलेंगे, उनमें बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर इसी महाविद्यालय में पढ़ाई की है, नालंदा महाविद्यालय में पढ़ाई की है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और उसके अलावा बात करें अगर हम, तो एक और हमारा विश्वविद्यालय है बिहार में, जो कि है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और इसकी जो स्थापना है वो की थी किसने? वो की है धर्मपाल ने। और नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया है गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने। तो जब विक्रमशिला पूछा जाए तो धर्मपाल सही होगा, और नालंदा पूछा जाए तो आपको यहाँ पर कुमारगुप्त सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो आपको बताना है जो सूर्य ग्रहण है वो कब लगता है। दो घटनाएं आपकी होती हैं बेसिकली, एक है सोलर इक्लिप्स, एक है लूनर इक्लिप्स, यानी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो ग्रहण का बेसिकली मतलब ये होता है कि हमको दिखाई ना देना, एक शैडो बन जाना, ये आपका मतलब होता है। तो देखिए, बात करें अगर हम, तो हम लोगों को कन्फ्यूज़न बेसिकली होता है, या बचपन में हम लोग कन्फ्यूजन में रहे कि सूर्य रोज़ सुबह निकलता है और रोज़ शाम को डूब जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो दिन और रात होते हैं वो हमारी पृथ्वी की गति के कारण होते हैं। सूर्य हमेशा स्थिर रहता है और इसके आसपास यहाँ पर पृथ्वी घूमती रहती है। और पृथ्वी का जो उपग्रह है वो कौन है? वो है चंद्रमा। तो चंद्रमा भी पृथ्वी के आसपास घूमता रहता है। लेकिन ऐसी पोजीशन आती है जब यहाँ पर जो चंद्रमा है, यह है आपका चंद्रमा यानी कि मून, जब आपका पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। तो इसकी यानी कि मून की शैडो पृथ्वी पर आती है और सूर्य का जो भाग है वो हमको दिखाई नहीं देता। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? इस घटना को हम सोलर इक्लिप्स के नाम से जानते हैं। यानी कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है तब हमारा सूर्य ग्रहण होता है। और इसी प्रकार से जब आपका चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाए तब हमारा चंद्र ग्रहण होगा, क्योंकि हमको तब जो चंद्रमा है वो दिखाई नहीं देगा। एक इमेज से और हम समझते हैं, ये देखिए हमारी पृथ्वी है, ये मून है और ये हमारा सन है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मून है वो बीच में आने की वजह से पूरी तरीके से शैडो हो जाती है और सूर्य हमको दिखाई नहीं देता। तो जो हमारा पूर्ण ग्रहण है उसमें हमारी जो परछाई बनती है उसे हम क्या कहते हैं? यानी ये फुल शैडो होती है और इसे हम कहते हैं उम्ब्रा। तो ये हमारी फुल शैडो होती है। और पेनुम्ब्रा जो आपकी घटना है इसमें आपको पार्शियली शैडो देखने को मिलेगी। यानी कि आप देख सकते हैं इधर आपकी शैडो है, इधर आपकी शैडो है, तो ये आपकी क्या है? इसे हम कहते हैं पेनुम्ब्रा। तो इसे पेनुम्ब्रा कहा जाता है और उसको हम कहते हैं उम्ब्रा। तो ये आपको याद रखना है, ये घटनाएं हैं इससे रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है? तो आपको बताना है प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12मासी नदी। तो 12मासी जिसमें आपका सारा साल जल रहता हो वो हमारी 12मासी नदी है, या जिसे हम पेरिनियल रिवर भी कहते हैं। जिस प्रकार आप देखते हैं नॉर्थ इंडिया में तो आपकी गंगा है, ये सभी आपकी 12मासी नदी हैं, यानी हमेशा ही इनमें जल आता रहता है। तो प्रायद्वीपीय भारत की जब हम बात करते हैं, तो पेनिनसुलर इंडिया की जब बात करते हैं, तो वहाँ पर आपका सही आंसर होगा कावेरी। तो कावेरी रिवर यहाँ पर सही आंसर होगा और इसे आपका
दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है कावेरी को, और गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना, क्योंकि जिस प्रकार से उत्तर भारत में गंगा बारहमासी नदी है, उसी प्रकार से प्रायद्वीपीय भारत में या साउथ इंडिया में कावेरी आपकी बारहमासी नदी है, इसीलिए इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। और लंबाई में बात करें तो सबसे लंबी है साउथ इंडिया में आपकी गोदावरी रिवर, और जिस प्रकार से उत्तर भारत में गंगा रिवर है, तो इसलिए इसको दक्षिण गंगा कहते हैं, किसे, गोदावरी रिवर को। और ये आपकी जो कावेरी रिवर है, ये आपकी यहाँ पर कर्नाटक से हमको देखने को मिलती है। तो सही आंसर होगा आपका कावेरी रिवर। अगला क्वेश्चन है, भारत में हम किस प्रकार के लोकतंत्र का पालन करते हैं। तो किस प्रकार के लोकतंत्र का हम यहाँ पर पालन करते हैं। भारत में अगर हम बात करें तो देखिए, अलग अलग देशों में जो हमारे देश हैं, डेमोक्रेसी जहाँ हमको देखने को मिलती है अलग अलग कंट्री में, तो वहाँ पर अलग अलग सिस्टम भी होते हैं। लेकिन भारत की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है, प्रतिनिधि सिस्टम है। जैसा कि आप देखते हैं, हम एमएलए हों हमारे, जैसे कि विधानसभा सदस्य हों या फिर सांसद या विधायक, हम सिंपल भाषा में अगर समझें तो उनको हम चुनकर भेजते हैं और वो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। कहाँ पर, संसद में हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसलिए भारत में जो लोकतंत्र है वो कौन सा है, वो है प्रतिनिधि का लोकतंत्र है, रिप्रेजेंटेटिव लोकतंत्र हमको देखने को मिलता है भारत में। तो सही आंसर होगा सी नंबर, प्रतिनिधि जो लोकतंत्र है वो देखने को यहाँ पर मिलता है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन थे जीके के हर एक सेगमेंट से रिलेटेड। और यूपी टेट ईवीएस के नाम से एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहीं पर आपको ये सारे क्वेश्चन इससे पहले जो हो चुके हैं वो भी आपको वहाँ पर मिलेंगे। और जो थ्योरी है, जो हमने पॉलिटी कराई है या इन्वायरमेंट के क्वेश्चन कराए हैं, या जो भी थ्योरी है सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो आपको वहाँ पर मिलेगी यूपी टेट ईवीएस के नाम से। तो यूपी टेट